हेलो एवरीवन, आज है 20 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। कल इस कंपनी के नतीजे आए थे और कल एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर 2-2.5% का डिक्लाइन भी था। 370 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर आप देखो तो शानदार तेजी थी, करेक्शन बना, तेजी आई, फिर से यहाँ पर करेक्शन बना और देखो जब भी यहाँ पर गिरावट आई है, आप देखो यहाँ पर 208 रुपये का सॉरी 206 रुपये का शेयर था। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी गिरावट, तो ये चल रहा है। एक्चुअली में जनवरी में तो ये और भी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा। जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है ये शेयर। और जब भी तेज़ी आई है और हल्का सा करेक्शन भी अगर वहाँ पर बना है तो वापस से एक बड़ी तेज़ी में वो तब्दील होता नजर आया। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, इनके नतीजे के बारे में और साथ में क्या एक्सपेक्टेशन है इसके रिगार्डिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस है 370 रुपये का और भाई साहब पैसा तो बना कर दिया है इसने, अच्छा खासा पैसा बना कर दिया है। और सीधा ही हम बात करेंगे इनके नतीजे की तरफ। तो यहाँ पर इसका जो रेवेन्यू इस बार रहा है वो 418 करोड़ की इनकम रही है इनकी, जो अगर आप देखोगे तो इससे पहले के क्वार्टर में 414 करोड़ के आसपास का था। तो देखा जाए तो यहाँ पर इनकी जो इनकम है वो डेफिनेटली हल्की सी बड़ी है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी बड़ी है। यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम 280 करोड़ के आसपास की है और जो इससे पहले के क्वार्टर में 270 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। और प्रॉफिट अगर आप देखो यहाँ पर तो वैसा प्रॉफिट अच्छा है, 310 करोड़ का प्रॉफिट है। क्योंकि अभी इनके खर्चे अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 100 करोड़ का खर्चा है इनका, मुश्किल से 100 करोड़ का खर्चा। और यही वजह कि अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। हालांकि टैक्स में भी एक अच्छा खासा पैसा जा रहा है। पिछले साल पिछले क्वार्टर में तकरीबन 290 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था। तो देखा जाए तो प्रॉफिट हल्का सा ही इंप्रूवमेंट आया है। और ये देखो एक्सपेक्टेड था कि इस क्वार्टर के नंबर आप एक बहुत बड़ा जंप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इनके रेवेन्यू, इनके प्रॉफिट्स वगैरह में, क्योंकि देखो बिजनेस अभी जो है इनके वो अभी खुले नहीं है। चाहे इनका म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस हो, इनका इंश्योरेंस का बिजनेस हो, चाहे ये आने वाले टाइम में ब्रोकिंग में एंट्री कर रहे हो, वेल्थ मैनेजमेंट में एंट्री कर रहे हो, या फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में एंट्री कर रहे हो, डिजिटल पेमेंट अभी शुरू हुआ है, तो ये भैया टाइम लगेगा इनके बिजनेस में। और मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर बाद जब इनके रेवेन्यू आप देखोगे तो एकदम से क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको कम से कम 40-50% का जंप देखने को मिलता रहेगा यहाँ पर। अगर आप बात करोगे इस कंपनी को लेकर तो इनका जो प्रॉफिट है वो 310 करोड़ के आसपास का रहा ज़रूर है। और देखा जाए तो मेरे हिसाब से एवरेज है ये, ठीक है। यहाँ पर इनकी नेट इंटरेस्ट जो है वो तकरीबन 280 करोड़ के आसपास का रहा। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी, तो हाँ, इनका जो प्रॉफिट इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 295 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था। और शेयर प्राइस अभी काफ़ी हाई प्राइस पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बड़ी बात है यहाँ पर वो ये है कि कंपनी इन इट्स इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन फॉर द क्वार्टर सेड द टोटल लोन जो है वो तकरीबन 173 करोड़ पहुंच चुकी है, जो पहले 41 करोड़ थी लास्ट ईयर। तो देखा जाए तो लोन जो बांटी गई है वो ज़्यादा यहाँ पर है, 41 करोड़ से सीधा 173 करोड़ पर पहुंच चुके हैं एक ही साल के अंदर। इट ऑल्सो सेड दैट द करंटली द कंपनी ऑपरेट्स इन अ वेंडर फाइनेंसिंग बिजनेस एंड हैज़ होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स इन पाइपलाइन। देखो लोन तो ये दे रही है, ठीक है, लेकिन वेंडर फाइनेंसिंग बिजनेस पे ये लोन अभी यहाँ पर दे रही है। लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी होम लोन्स भी देंगी। होम लोन के अलावा कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन जो होता है, इवन म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी लोन मिलता है, ठीक है, तो वो भी देना स्टार्ट करेगी। और जब ये सारे लोन्स होंगे तो कहीं ना कहीं जो लोन का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता नजर आएगा। क्योंकि देखो अभी ये जो वेंडर फिनेंसिंग बिजनेस है वो छोटे छोटे इनके लोन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जब होम लोन्स हो गया, कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अगर आप लोन लेते हो तो जो टिकट साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके चलते जो इंटरेस्ट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इनका। अभी देखो ये पाइपलाइन में है, ठीक है, इनका। तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी बिजनेस इनके खुल के स्टार्ट, इवन लोन का जो बांटने का भी बिजनेस खुल के स्टार्ट नहीं हुआ है इनका, वो अभी होना बाकी है। यहाँ पर इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर करा हुआ है 50-50 का। वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग का, म्यूचुअल फंड का तो है ही, इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग का भी बिजनेस है और उसका भी अलग से इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट दोनों ही मिलके करने वाले हैं ईच, टू एंटर इन द असेट मैनेजमेंट बिजनेस। तो देखो कंपनी का प्लान तो बहुत बढ़िया है।
और आने वाले टाइम में ये एक नहीं कई सारी कंपनीज को टक्कर देने वाले, ब्रोकिंग के बिजनेस में ये टक्कर देंगे, ज़रोदा को टक्कर देंगे, ग्रो को टक्कर देंगे, और भी कई सारे से इन सबको टक्कर देंगे। असेट मैनेजमेंट की अगर आप बात करो, वेल्थ मैनेजमेंट की बात करो, बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर मिलने वाली है इससे। लोन वगैरह की बात करो, सीधा बजाज फाइनेंस और बाकी कंपनियों से टक्कर होने वाली। इंश्योरेंस की बात करो तो LIC के ले मतलब LIC से लेकर HDFC से इनकी भिड़ंत होने वाली है। आप डिजिटल पेमेंट्स की बात करो तो गूगल पे से लेकर, फ़ोनपे से लेकर पेटीएम के साथ इनकी टक्कर होने वाली है। आप म्यूचुअल फंड्स की बात करो तो भैया बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, तो ठीक है, तो ये होगा यहाँ पर। वॉल्यूम्स अगर देखोगे कल यहाँ पर तो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए यहाँ पर, 4 करोड़। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 385 के करीब का था और मार्केट के वैसा 2,35,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और जहां तक बात करें इस कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 9% लोग कह रहे हैं बेचो, 6% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जब भी गिरावट आए, जब भी 10% का डिक्लाइन आए, खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते नज़र आ सकते हैं। ये बेचने वाला शेयर नहीं है, ऐड करते चले जाओ जब भी गिरावट आए, और है तो होल्ड करो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। और जहाँ तक वैल्यूएशन देखो आपको हजम नहीं होगा क्योंकि जाहिर सी बात है ये फाइनेंशियल्स अगर आप इनके देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो ठीक ठाक है, उतने ज़्यादा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले नहीं हैं इनके नंबर्स, ठीक है। इससे पहले सितंबर में 825 करोड़ था, लेकिन तब हमें समझना होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6% का स्टेक ये ओन करते हैं और उसके चलते इनको डिविडेंड से बहुत बड़ा अमाउंट मिला था, तो वो यहाँ पर जुड़ा था, जिसके चलते नंबर्स आपको ज़्यादा देखने को मिल गए रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी, क्योंकि देखो रिलायंस में एक बहुत बड़ा हिस्सा है इनका, ठीक है। तो वो चीज़ भी है यहाँ पर। आप इसका पी देखोगे तो 7,300 के आसपास का, जो कि काफ़ी महंगा है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में कंपनी के बिजनेस धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होते हैं, कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट्स में अगर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है तो ये एडजस्ट होता नज़र आ जाएगा। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 47.12% का स्टेक है। प्रमोटर कौन है? रिलायंस है यहाँ पर। लिस्टिंग से लेकर अब तक 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर रिलायंस खरीद चुका है। 4.91% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 8.18 है डोमेस्टिक के पास, 19.83% है एफआईएल्स के पास। और लिस्टिंग से लेकर अब तक इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली करी हुई है। एक रीज़न ये भी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ये पार्ट था जियो फाइनेंशियल, और लिस्टिंग होते ही ये कई सारे इंडेक्स का पार्ट बन चुका था जिसमें रिलायंस था, तो उन सारे इंडेक्स से इनको हटना था, तो एक आउटफ्लो स्टार्ट हुआ ज़रूर वहाँ पर। लेकिन अगर आने वाले टाइम में अगर ये कंपनी अलग अलग इंडेक्स का पार्ट अगर बनती है तो एक इनफ्लो भी स्टार्ट हो जाएगा, पैसिव इनफ्लो कह लो, वो भी यहाँ पर स्टार्ट होता नज़र आ सकता है आपको। हालांकि ये दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मार्च का देखना रहेगा कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मार्च क्वार्टर से गिरावट, ये जो बिकवाली है इंस्टीट्यूशंस की, एटलीस्ट वो कम होती नज़र आ सकती है या फिर बंद होती नज़र आ सकती है। यहाँ पर देखो जियो को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा जो मैं लंबे समय से कहता आया हूँ कि बेचने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, 2-3 साल तक इसको कैरी कर सकते हो, कई सारे बिजनेस है इसके अंदर में। और आज से 4-5 साल बाद जो इतने सारे बिजनेस एक ही के अंडर समेटे हुए हैं, ये हो सकता है कि धीरे धीरे वो सारे डीमर्ज हो और एक बोनस शेयर भी मिल जाए। हालांकि वो लॉन्ग टर्म की बात है, लेकिन हाँ रिलायंस जो होगा वो जितने भी टेक से रिलेटेड फ्यूचर जो बिजनेस होंगे वो इसके अंडर में स्टार्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। जैसे कि हम अभी ब्रोकिंग बिजनेस का सुन रहे हैं, ठीक है, हम वेल्थ मैनेजमेंट का हम सुन रहे हैं, हम क्रेडिट कार्ड का सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा जो कामकाज है वो इसी के अंडर में स्टार्ट करते वो लोग नज़र आएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इनके पास रीच बहुत बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है इनके लिए। इनको टाइम नहीं लगेगा म्यूचुअल फंड्स का टैप देने में अपने खुद की माई जियो ऐप में, इनको टाइम नहीं लगेगा इंश्योरेंस का टैप देने में अपनी खुद की माई जियो ऐप में, तो ये चीज़ें होगी यहाँ पर। इनको टाइम नहीं लगेगा डीमेट अकाउंट ओपन करने का टैप देने में अपनी खुद की माई जियो ऐप में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर, नंबर जो है देखो अगेन, ना ही मैं उसको अच्छा कहूँगा ना ही मैं बुरा कहूँगा, ये एक एवरेज नंबर है, एवरेज नंबर है ये। इससे ना ही कोई तेज़ी आती है ना ही कोई गिरावट आती है, वो मार्केट का मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जब मंडे को वो खुलेगा मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और यहाँ पर अगर गिरावट भी आती है तो ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, और है तो रखे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सिंपल सा मेरा यहाँ पर लॉजिक है। अगेन मेरी तरफ से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है खरीदारी बिकवाली की। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।